बच्चों, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो बात करते हैं जीव क्या होता है। जीव क्या होते हैं ये हम सब जानते हैं कि वह संरचना जिसमें क्या होता है, वृद्धि होती है, जनन करने की क्षमता होती है, वो होते हैं जीव, जो कि किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका है ना, जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। ये सभी को पता है, हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में, कि कोशिका क्या होती है, वो जीव की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जीव के क्या क्या लक्षण होने चाहिए। ठीक है, उससे पहले मैं बता देती हूँ कि अभिलक्षण क्या होता है। इधर नहीं, इधर बताती हूँ। अभिलक्षण क्या होता है, मतलब कि ये सिर्फ जीवों में प्रेजेंट होता है। जीव के अलावा किसी निर्जीव वस्तु में ये जो लक्षण नहीं पाए जाते, वो अभिलक्षण कहलाएगा। सिर्फ जीवों में, सजीवों में ही प्रेजेंट होगा, निर्जीव वस्तुओं में ये नहीं पाया जाएगा जो लक्षण, वो अभिलक्षण कहलाता है। ठीक है, तो हम बात करें कि जीव वृद्धि करते हैं, सभी जीव वृद्धि करते हैं। हाँ, सभी जीव वृद्धि करते हैं, लेकिन ये एक अभिलक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निर्जीव भी वृद्धि करते हैं। जैसे कि पहाड़, पहाड़ एक निर्जीव चीज़ है, पर वो मतलब कि बाहर से जैसे धूल के कण, मिट्टी या पेड़ पौधे उन पे उगने लग जाते हैं, तो उनकी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसे पहाड़ है, इन पर धूल के कण इकट्ठा हो गए, या फिर इन पे पेड़ उग गए, तो फिर इनमें वृद्धि होने लग जाती है। तो ये क्या हो गए कि जीव का अभिलक्षण नहीं हुआ। वृद्धि एक जीव का कोई अभिलक्षण नहीं है। वृद्धि जीवों में भी होती है, सजीवों में भी होती है, और निर्जीवों में भी होती है। अब बात करें कि जीवों के भार और संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, भार में वृद्धि होगी और संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, दूसरा, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि होती है। जितने भी बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय से क्या समझते हो? बहुकोशिकीय मतलब जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, जिनकी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं के समूह से मिलकर बनी होती है। कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, ये सब जानते हैं। तो बहुत सारी कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है जीव। तो बहुकोशिकीय जीव क्या होता है? जैसे ये कोई बहुकोशिकीय जीव है, अब इसमें विभाजन होगा तो वृद्धि होती है ना, फिर इसमें विभाजन होगा, इसमें विभाजन होगा, आगे ऐसे वृद्धि करते जाएंगे। तो संख्या में वृद्धि होती है कोशिका के विभाजन से। ठीक है, अब बात करें जनन। जनन कैसा होता है? संतति उत्पन्न करना। ये भी कोई अभिलक्षण नहीं है। जैसे कि निर्जीव है ना, संतति उत्पन्न नहीं कर सकते, ये बात समझ में आती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो भी संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। मतलब हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे कपल देखने को मिलते हैं जो जिनके बेबी नहीं होता। ठीक है, या फिर हम हनी भी, जो कि वर्कर हनी भी, जिसे श्रमिक मधुमक्खी कहा जाता है, उनमें भी संतति नहीं होती। तो ये अभिलक्षण नहीं है। हाँ, ये जीव का लक्षण है, लेकिन कोई अभिलक्षण नहीं है। इसका अपवाद, मतलब जिसमें अपवाद उपस्थित हो ना, वो अभिलक्षण नहीं होता। जैसे कि जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन कौन से दो प्रकार के होते हैं? एक तो लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन होता है। इसको मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा कि जनन जनन दो प्रकार का होगा। ठीक है, एक तो होगा लैंगिक और दूसरा होगा अलैंगिक। ठीक है, अब लैंगिक और अलैंगिक में क्या अंतर है, बीच में इसको समझते हैं। जैसे कि लैंगिक हो गया और एक हो गया अलैंगिक, इनमें क्या डिफरेंस होता है? इनमें है ना, एक माता और पिता, मतलब कि माता और पिता दोनों होते हैं। लेकिन लैंगिक में क्या होता है? एक ही
युग्मक होता है, मतलब या तो मतलब कि एक ही पेरेंट होता है इसमें, ठीक है। जनक कितना होगा, इसमें 2 जनक पाए जाएंगे, इसमें एक ही जनक पाया जाएगा। इसमें भी 2 जनक हैं तो इसके लक्षण भी आएंगे, इसके लक्षण भी आएंगे। माता एक कोई भी संतति होती है, जैसे हम हैं तो हम में कुछ कैरेक्टर माता के भी आते हैं और कुछ कैरेक्टर पिता से भी आते हैं, तो हम डिफरेंट हो जाते हैं। तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि डिफरेंट मतलब विभिन्नताएं पाई जाती है, जबकि अलैंगिक जनन में क्या होता है, विभिन्नताएं नहीं पाई जाएगी, क्योंकि वो जनक के समान ही होगा, एक ही जनक होगा, तो उसमें विभिन्नताएं नहीं होंगी। इसलिए अलैंगिक जनक में क्या होता है, क्लोन्स पाए जाते हैं। लैंगिक जनन में कभी क्लोन्स नहीं पाए जाते, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इतना समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं उपापचय, मतलब कि जैसे मेटाबॉलिज्म होता है हमारे अंदर, जो रासायनिक क्रियाएं चलती रहती है या उपापचय क्रियाएं, हम भोजन पचाते हैं, शरीर को ऊर्जा मिलती है, कार्य करते हैं, ये सभी जो बॉडी अंदर से हार्ट बीट हो रही है, ये सभी काम सिर्फ सजीवों में ही प्रेजेंट होंगे। श्वास ले रहे हैं, ये सब श्वसन करना, उत्सर्जन करना, भोजन का पाचन करना, ये सब है ना सजीवों का ही लक्षण है। ये निर्जीवों में नहीं पाया जाएगा कभी भी, और ऐसा कोई सजीव भी नहीं होगा जिसमें ये नहीं पाया जाता हो। तो ये क्या है, एक अभिलक्षण है, किसका, जीवों का एक अभिलक्षण है सजीवों का, उपापचय करना, ठीक है। उपापचय क्रियाएं किसमें होती है, सजीवों में ही पाई जाएंगी, निर्जीवों में ये नहीं पाई जाती, इसीलिए ये क्या हो गया, एक अभिलक्षण हो गया, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि निर्जीव क्या कर सकते हैं, निर्जीव वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। वो है ना सतह पर वृद्धि करते हैं, सतह पर एकत्रित कर लेते हैं। अब बात करें हम पादपों की, तो हम देखते हैं कि पादप जीवन पर्यंत अपनी पूरे जीवन काल में अपनी वृद्धि करते रहते हैं, ठीक है। इनमें वृद्धि पूरे जीवन काल में पाई जाएगी। जबकि ये कुछ जीव हैं, जैसे हम हैं, तो हमारी एक आयु तक ही लंबाई बढ़ती है, एक एज तक, जैसे 18, 19, 20, इतनी एज तक ही लंबाई बढ़ती है, फिर रुक जाते हैं हम। ऐसे तो नहीं है कि पेड़ की तरफ बहुत ही लंबे होते जा रहे हैं, जब तक जिंदा है तब तक बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो पादप में वृद्धि कैसा होता है, जीवन पर्यंत होता है, जबकि जो प्राणी होते हैं उनमें वृद्धि कुछ निश्चित आयु तक होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका के आधार पर जीव 3 प्रकार के होंगे। कोशिका के आधार पर 3 प्रकार के होंगे। एक तो अकोशिकीय, जिसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, जिनमें मतलब अकोशिकीय का मतलब होता है जिनमें कोई कोशिका नहीं पाई जाती, तो उनमें कौन आएंगे, बैक्टीरिया, ठीक है। अब बात करें एक कोशिकीय, एक कोशिकीय एक से ही समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है, एक ही कोशिका प्रेजेंट होती है, तो वो कौन होंगे, एक कोशिकीय का एग्जाम्पल है अमीबा, अकोशिकीय का एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज, एक कोशिकीय का एग्जाम्पल है अमीबा, ठीक है। दूसरा बात करें बहुकोशिकीय, तो बहु का मतलब होता है बहुत सारे, कोशिकीय मतलब कोशिका, तो बहुत सारी कोशिकाओं से जो जीव बने होते हैं, जैसे कि प्राणी हो गया, पादप हो गए, ये सब भी किस में आते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में आते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब आगे बात करते हैं कोशिका विभाजन क्या होता है। जैसे कि कोई सेल है तो वो ये डिवाइड करेगी आगे, फिर ये जैसे 2 भागों में बट गई, 2 सेल में डिवाइड हो गई, फिर ये सेल आगे डिवाइड हो गई 2 में, ठीक है, फिर ये सेल 2 में डिवाइड हो गई, तो ऐसे करके बहुत सारी सेल बन गई। तो जो कोशिका विभाजन होता है, जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो बहुकोशिकीय में वृद्धि होती है, ठीक है। अब आगे बात करें कि जनन कैसे होता है। तो 2 प्रकार के जनन बताए थे, एक तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन कैसे कैसे हो सकते हैं। एक तो बडिंग के थ्रू, बडिंग के थ्रू यीस्ट में भी होगा और हाइड्रा में भी होगा। बडिंग क्या होती है, जैसे कि ऊपर ये गांठ से निकल जाती है, देखो ये गांठ से निकल रही है, ये अलग, और फिर ये डेवलप होके अपने पेरेंट्स के समान ही बन जाता है, ठीक है। तो यीस्ट में बडिंग के थ्रू होगा, और
हाइड्रा जो होता है उसमें भी बडिंग के थ्रू जनन किया जाता है, लैंगिक जनन इनमें प्रेजेंट होगा। बडिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? मुकुलन। तो मुकुलन विधि के द्वारा इनमें क्या होता है? जनन होता है। अब दूसरा बात करें प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में कौन सी क्षमता पाई जाती है? तो प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। मतलब कि जैसे हम हैं, हमारे बालों में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाएगी या नाखूनों में पाई जाएगी। तो जब भी हम नाखून काट देते हैं या बाल काटते हैं तो वापस से वो बढ़ जाते हैं। वैसे ही प्लेन एरिया की जो पूरी बॉडी होती है उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो अगर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम, तो तीनों पार्ट से एक नया प्लेन एरिया बनेगा। जैसे कि तीनों पार्ट से तो 3 नए प्लेन एरिया बन जाएंगे। अगर 3 भागों में बांटेंगे तो 3 नए प्लेन एरिया बन जाएंगे। पूरी बॉडी में ही प्लेन एरिया की रीजनरेशन मतलब पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। छिपकली को कभी देखा है अपनी पूंछ तोड़ते हुए? तो जो छिपकली की पूंछ है उसमें भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, मतलब वो दोबारा उग जाती है। अब बात करें बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जनन कैसे करते हैं? बैक्टीरिया जनन करते हैं बाइनरी फिजन मेथड से। ठीक है, मतलब कि दो है वो आपस में कॉन्जुगेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ये बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, स्पाइरोगोरा कैसे करते हैं? ये टुकड़ों में टूट के स्पाइरोगोरा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जनन करते हैं। ठीक है, अब बात करें कि सजीवों के भार में और निर्जीवों के भार में क्या अंतर है। सजीवों के भार में वृद्धि कैसे होती है? सजीव के भार में अंदर से वृद्धि होगी, हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होंगे तभी हमारा वजन बढ़ता है। जबकि निर्जीव में ऐसा नहीं है। निर्जीव में क्या होता है कि निर्जीवों में भार में वृद्धि कैसे होती है? भार में वृद्धि बाहर से होती है, जबकि जो सजीव होते हैं उनके अंदर से वृद्धि होती है। ठीक है, अब आगे बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन करेंगे? जितने भी यूकैरियोटिक मैमल्स होते हैं ना, जो यूकैरियोटिक और मैमल्स हों वो सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और अलैंगिक जनन कौन करेगा? तो अलैंगिक जनन बहुत सारे करते हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें जनन नहीं होता। तो जो वर्कर हनी बी है, मतलब कि जो श्रमिक मधुमक्खी होती हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता? वो जनन नहीं करती। अभी बताया था कि जो वर्कर या श्रमिक मधुमक्खी होती है वो जनन नहीं करती है, इसीलिए उनकी कोई संतान नहीं होती। ठीक है, ये पेज आपको समझ में आया। अब आगे नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। अब बच्चों जैव विविधता से आप क्या समझते हो? जैव विविधता क्या है? ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, जैसे ये पूरा डायग्राम है जो आप देख रहे हो, मतलब ये पूरा डायग्राम में क्या दिख रहा है? जैव विविधता दिख रही है। देखो जैव विविधता कैसे दिख रही है। यहाँ पर अलग टाइप, बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग क्या है, बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग जैसे प्लांट्स दिख रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के जानवर दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। तो ये क्या है? जैव विविधता है। ये पूरा डायग्राम याद कर लो, मतलब ऐसा डायग्राम देख के ये पता आना चाहिए कि ये जैव विविधता है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अलग अलग तरीके के हैं। तो ये जो विभिन्नता है और जो वातावरण है यही क्या है? जैव विविधता। ठीक है, जैसे कि जीव जंतु, पादप और वातावरण में जो विभिन्नताएं पाई जाती है, इससे हम जीवों की संख्या और प्रकार भी कह सकते हैं। वो क्या है? जैव विविधता है। अब बात करें वर्गीकरण क्या होता है। तो वर्गीकरण क्या करते हैं? सब लोग वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि हम हमारी किचन में देखें तो हम वर्गीकरण करते हैं कि कटोरियाँ एक तरफ रखते हैं, फिर ग्लास एक तरफ रखते हैं, चम्मच एक तरफ रखते हैं, प्लेट्स एक तरफ तरफ रखते हैं, जिससे हमको समझ में आता है, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर ग्लास हैं, यहाँ पर कटोरी है, यहाँ पर प्लेट्स है। तो ये क्या है? ये एक वर्गीकरण है।
ठीक है, जिसमें क्या हमने क्या कर दिया, समूह में बांट दिया जीवों को। जैसे वर्गीकरण क्या है, तो जीवों को आकार, प्रकार और वातावरण के आधार पर समूहों में बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। अब बात करें कि वर्गीकरण की खोज किसने करी, तो कैरोलस लीनियस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्गीकरण की खोज करी। ठीक है, उनकी एक बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, जो कि क्या करती है, जिसमें क्या है, आधुनिक वर्गीकरण है जीवों का, सिस्टेमा नेचुरी नाम की। वर्गीकरण की खोज कैरोलस लीनियस ने की है, तो जनक भी कौन होगा, कैरोलस लीनियस ही होगा। मतलब कि वर्गीकरण का पिता या जनक कौन है, कैरोलस लीनियस। अब बात करें टैक्सा या टैक्सोन क्या होता है। ठीक है, जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में जीवों की जातियों का समूह क्या कहलाता है, मतलब कि जातियों का समूह। जैसे कि हम एक मनुष्य है, तो मनुष्य एक जाति है, पूरे जितने भी मनुष्य हैं वो एक जाति में आते हैं, तो वो क्या हो गई, एक टैक्सा हो गई या टैक्सोन हो गया। ये समझ में आया कि जातियों के मतलब अलग अलग जातियों का जो समूह, एक श्रेणी हो गई, वो हो गया टैक्सा। अब बात करें कि द्विजगत प्रणाली किसने दी। द्विजगत प्रणाली होती है वो किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने दी। अब इसने क्या किया, जीवों को दो भागों में बांटा। जीव प्लांट भी होते हैं और जीव एनिमल भी होते हैं, तो दो भागों में बांट दिया, एक तो एनिमल और एक प्लांट। ठीक है, ये दो भागों में इसने जीव को बांट दिया। अब बात करें जंतु जगत में किस आधार पर बांटे, तो जंतु जगत में विभिन्न आधारों पर बांटा गया, जैसे कि एक कोशिका और बहुकोशिका। एक कोशिका जिनमें एक ही कोशिका प्रेजेंट हो, तो एक कोशिका कौन होते हैं, वो होते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आते हैं अमीबा। ठीक है, बहुकोशिका में कौन आएगा, बहुत सारे जंतु, जितने भी जंतु हम आस पास देख रहे हैं, हम खुद भी, वो क्या है, बहुकोशिकीय। हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब बात करें वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण के आधार, एक तो संरचना के आधार पर कि कोई चीज़ है वो दिखने में कैसी है, जैसे कि ये जो दो पंख है ये दिखने में समान दिख रहे हैं, और एक कार्य के आधार पर, एक कार्य के आधार पर बांटा, एक संरचना के आधार पर। तो पंखों की संरचना सेम होती है, पर उनके कार्य स्ट्रक्चर क्या हो गए, सेम हो गए ना, तो संरचना के आधार पर। अब बात करें कि बंदर अपने चारों पैरों को चलने में यूज़ करते हैं, जबकि हम हमारे दो हाथों को दूसरे काम, चलने में यूज़ नहीं करते, दूसरे कामों में। तो ये हो गई क्रियात्मक विभिन्नताएं। ठीक है, वर्गीकरण का ये आधार है। अब बात करें सिस्टेमा नेचुरी, हमने पहले ही बताया सिस्टेमा नेचुरी किन की बुक है, तो वो है कैरोलस लीनियस की बुक है। ठीक है, अब टैक्सा क्या होता है, तो टैक्सा देखो, एक तो होता है फाइलम, फाइलम या किंगडम। दूसरा हो गया क्लास, क्लास, फिर ऑर्डर, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। तो ये टैक्सा हो गए, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीशीज। देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किंगडम हो गए, फिर क्लास, किंगडम या फाइलम भी बोल सकते हैं, फिर क्लास आ गए, फिर ऑर्डर आ गया, फिर फिर जीनस और फिर स्पीशीज आएगी। ठीक है, तो स्पीशीज सबसे छोटी है और किंगडम जो होता है वो सबसे बड़ा टैक्सा होता है, और सबसे छोटा है, अगर टैक्सा की बात करें तो वो है स्पीशीज। तो जो किंगडम होता है उसमें जैसे कि पक्षी भी आ गए और शेर भी आ गया, तो इनमें दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो स्पीशीज होते हैं मतलब कनेक्शन तो है, लेकिन इनमें देखने में और ऐसे सिमिलैरिटीज पता नहीं चलती। लेकिन जैसे स्पीशीज को की बात करें तो उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। जैव विविधता का मापन किस आधार पर किया जाता है, तो या तो जीवों की संख्या के आधार पर या उनके प्रकार के आधार पर हम जैव विविधता को मापते हैं।
ठीक है, अब आगे बात करते हैं द्विनाम पद्धति। ठीक है, द्विनाम पद्धति के बारे में किसने बताया था? तो वो थे कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस को क्या बोला जाता है? देखो, कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कहा जाएगा। ठीक है, और इनकी बुक ये देख लो, ये है सिस्टेमा नेचुरी, इनकी बुक है। ठीक है, अब बात करें बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। एक जैविक नामकरण प्रणाली होती है जिसमें प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। वैज्ञानिक नाम किस आधार पर? वैज्ञानिक नाम के दो भागों में बांटा जाएगा, एक तो वंश और एक जाति। जो पहला होता है ना, वो वंश होता है, जैसे कि ये रहा, दो घटक हैं, एक वंश और एक जाति। जो पहला है ना, ये वंश है और ये दूसरा जाति है। ठीक है, यही दो द्विनाम पद्धति है। अब जैसे हम यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका को क्या बोलते हैं? आम बोलते हैं, मैंगो बोलते हैं, पर और अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग लैंग्वेज है, तो समझ में नहीं आती। इसीलिए साइंटिफिक लैंग्वेज बनाई, वो थी लैटिन भाषा में। सबको नाम दे दिए लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा का यूज इसलिए करा क्योंकि लैटिन भाषा कोई बोलता नहीं है, तो उसमें चेंज होना इम्पॉसिबल है, वो कभी चेंज नहीं होगी, इसीलिए उनको लैटिन भाषा में रखा। तो अब जितने भी हम साइंटिफिक नेम देख रहे हैं वो सारे किस भाषा में है? ग्रीक या लैटिन भाषा में है। ठीक है, वर्गीकरण। वर्गीकरण से क्या होता है? वर्गीकरण से जीवों को सरलता से वर्गीकरण कर, मतलब वर्गीकरण क्या है? जीवों को सरलता से वर्गीकृत किया जा सकता है वर्गीकरण के थ्रू। ठीक है, इसमें टैक्सा और टैक्सोन आते हैं। जीवों की जातियों का ऐसा समूह या इकाई होता है, जैसे कि किंगडम हो गया, क्लास हो, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, ये सभी क्या है? टैक्सा या टैक्सोन है। अब नाम पद्धति की बात करें तो प्रत्येक जीव का एक जनक होता है। ठीक है, पहचानना, किसी भी पहले उसको पहचानेंगे तभी तो उसका नाम, तो नाम जानने के लिए क्या होता है? पहले उसको पहचानना भी तो पड़ता है, आइडेंटिफाई करेंगे कोई चीज़ है। अब जैसे कोई कटोरी है तो उसको अपन को पता होगा कि ये कटोरी है, तभी तो उसका नाम रखेंगे। तो ऐसे तभी उसको क्लासिफाई कर पाएंगे कि कटोरी का सेक्शन अलग है, तभी रख पाएंगे। अब बात करें ICBN क्या होता है और ICZN। तो ICBN में क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें हम रखते हैं किसके? पौधों के नाम। बॉटनिकल से ध्यान रखना कि पौधों के नाम आएंगे। इंटरनेशनल कोड ऑफ, ICZN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजी से ध्यान रखना कि हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो एनिमल्स के नाम आएंगे। अब बायोलॉजिकल नेम की बात करें तो एक तो ये जीनस का नाम हो गया मैंजी फेरा, और इंडिका स्पीशीज का नाम। तो इसी जीनस और स्पीशीज को मिलाकर क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति बोलते हैं। ठीक है, फाइलम हो गया एनिमल, फाइलम हो गया, फिर इसका ऑर्डर, कुल, वंश, ऐसे करके जाति, बहुत सारी चीज़ों में हमने वर्गीकृत किया है। अब जैसे मैंजीफेरा के दो नाम है, एक तो मैंजीफेरा, मैंजीफेरा है ना, जो वंश का नाम होता है, और जो वंश का नाम होता है ना, उसका जो पहला अक्षर होता है वो किससे लिखते हैं हम? बड़ा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ पे देख रहे हो, हमने कैपिटल लेटर से लिखा है, ये रहा इधर कैपिटल लेटर से लिखा होता है। ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर स्मॉल लेटर से लिखा हुआ होना चाहिए, तो ठीक है। जो इंडिका वर्ड होता है स्पीशीज का, तो जो उसका फर्स्ट लेटर होता है वो कौन से अक्षर से लिखा होता है? छोटा। फर्स्ट लेटर कौन सा लिखेगा? छोटा। और जो मैंजीफेरा है वो जीनस का नाम है, तो उसका पहला लेटर बड़ा लिखा जाएगा। ठीक है, और फिर बाद में पहले वंश का नाम लिखेंगे, फिर जाति का, और फिर लेखक का नाम लिखेंगे।
ठीक है। और अब है ना, नाम रखने के भी रूल होते हैं। जैसे वंश का नाम और फिर जाति का नाम मिलकर क्या बन गया, एक नाम बन गया मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है। और जो फर्स्ट लेटर इसमें एम बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, स्मॉल लेटर। ठीक है। अब बात करें, अगर हम इसको हाथ से लिखते हैं तो हम इसको अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि अलग अलग अंडरलाइन, जेनस को अलग अंडरलाइन करेंगे और जाति को अलग अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। और अगर हम इसको छपवाते हैं या कैसे प्रिंट करवाते हैं तो हम इसमें तिरछा लिखते हैं, जिसे क्या कहेंगे, लैटिनीकरण कहा जाता है। अब बात करें कि वर्गीकरण विज्ञान का आधार क्या होता है, तो विशेष मतलब कुछ भी किसी भी एनिमल या किसी भी जीव में कुछ विशेष होना चाहिए ताकि उसकी पहचान की जा सके। फिर उसको क्लासिफाई किया जाता है कि ये इस भाग में रखा जाएगा, इस भाग में रखा जाएगा। फिर उसका नामकरण किया जाता है। तो ये 4 प्रोसेस होती हैं। पहले उसमें कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए, फिर उसकी पहचान की जाएगी, फिर उसका वर्गीकरण किया जाएगा, किस भाग में रखा जाएगा ये पता करा जाएगा, और फिर उसका नाम रखा जाएगा। ये 4 प्रक्रियाओं से वर्गीकी होती है। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।